मुझे जानवरों की उम्र दिखाई देती है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली जू गया था। वहां मैंने एक बाघ देखा जिसकी उम्र 1000 साल थी। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी सुपर पावर में कोई गड़बड़ी है? फिर मैंने उसके पास खड़े शेर को देखा। उसकी उम्र बिल्कुल सामान्य थी, सिर्फ 2 साल। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी शक्ति ठीक है, गड़बड़ उस बाघ में ही है। यह सोचकर मैंने तुरंत जू के डायरेक्टर शर्मा सर को फोन किया। मैंने पूछा, सर, यह बाघ आपने कहां से मंगवाया? शर्मा सर बोले, ये जू फू फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भेजा है। हर जू को उन्होंने एक एक बाघ दिया है। जू फू, ये नाम मुझे बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि यह नाम कहां सुना है। शाम को घर आकर मैंने जू फू कंपनी के बारे में इंटरनेट पर खोज शुरू की। तभी अचानक हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में रमेश अंकल का मैसेज आया, सब लोग तुरंत दरवाजे बंद कर लो, सोसाइटी में एक बाघ घुस आया है। अगले ही पल मेरे घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मैंने दरवाजे की झर्री से देखा, लेकिन बाहर पूरी तरह अंधेरा था। अरे यार, पीप होल किसने ढक दिया? आवाज सुनकर बगल वाले फ्लैट के विकास भैया बाहर आ गए। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या पागल हो गया है? रात में दरवाजा क्यों पीट रहा है? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि बाघ ने सीधे उन पर हमला कर दिया। अगले ही पल पूरे कॉरिडोर में डरावनी चीखें गूंज उठीं। मैंने दोबारा झर्री से देखा, विकास भैया खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, लेकिन बाघ ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। वो बस खड़ा रहा और विकास भैया को मेरी तरफ रेंगने दिया। तभी एक भारी और डरावनी आवाज आई, राहुल, दरवाजा खोल। मुझे लगा शायद मैं अब भी उसे बचा सकता हूं। रमेश भाई, वो 1000 साल पुराना बाघ है, मैं उससे लड़ नहीं सकता। अब तो भगवान का नाम ही लो। बाघ समझ गया कि मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूं और आखिरकार उसने रमेश भाई को मार डाला। फिर वो अचानक गायब हो गया। मैं घबराकर शर्मा जी से टकराया और सोसाइटी के ग्रुप में चिल्लाकर लिखा, सब लोग घर में मत छुपो, बाघ अभी यहीं था। मुझे नहीं पता अब वो कहां गया। रमेश भाई को उसी ने मार दिया। तभी किसी ने लिखा, बकवास मत करो, हम जू से 40 किलोमीटर दूर हैं। अगर बाघ भाग भी जाए तो हमारी कॉलोनी तक कैसे आएगा? एक और मैसेज आया, मैं चिंटू की बात मानता हूं, वो वैसे भी बहुत ईमानदार है, और शर्मा जी ने भी बाघ की बात कही थी। 2 लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन किसी ने कहा, कम से कम सबूत तो दो। मैंने पापा की बात मानी, फोन से पीप होल के बाहर फोटो खींची और ग्रुप में भेज दी। सबने रमेश भाई की लाश देखी। अब सबको मेरी बात पर यकीन हो गया, लेकिन शर्मा जी अब तक चुप थे। कहीं वो भी मारे तो नहीं गए? किसी ने लिखा, भाग क्यों नहीं जाते? जब तक बाघ ध्यान न दे, सब मिलकर कॉलोनी से निकल चलते हैं। अच्छा आइडिया है, तुम पहले जाओ, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। मैंने साफ लिखा, कोई भी बेवकूफी मत करो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, 20 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। कोई भी बाहर मत निकलना, बाघ कहीं भी हो सकता है। इसके बाद मैंने फिर से शर्मा जी को कॉल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। लगता है वो भी मारा जा चुका था। तभी मुझे गौतम का फोन आया। वो हमारी कॉलोनी का एक लाइव स्ट्रीमर था। चिंटू, आज पैसे कमाने का जबरदस्त तरीका है, सोचोगे क्या? मैंने पूछा, कैसा तरीका? उसने कहा, बाघ को ढूंढते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, वीडियो जरूर वायरल होगा, गिफ्ट्स की बारिश हो जाएगी। पागल हो गया क्या? ये मजाक नहीं है, जिंदगी से खेल रहा है। वो हंसते हुए बोला, डर किस बात का? जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा पैसा। मैं थोड़ी देर में लाइव शुरू करता हूं, तू बस इतना बोल देना कि बाघ ने लोगों को मारा है। तेरी बात और वैंग भाई की लाश लाइव का इफेक्ट फाड़ देगा। बाघ को ढूंढने मैं अकेला जाऊंगा, तेरी जान खतरे में नहीं पड़ेगी। उस वक्त भी उसे खून से कमाई करनी थी। ये इंसान सच में पागल था। मैंने गुस्से में कहा, बस कर, और कॉल काट दी। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद मैंने मोबाइल खोला, गौतम ने सच में लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया था। फैमिली, आज का शो आपको जरूर पसंद आएगा। हमारी कॉलोनी में एक बाघ ने 2 लोगों को मार दिया है। अब चलिए स्ट्रीमर के साथ उसे ढूंढते हैं। अगर हालात अच्छे हों तो भाई लोग एक आध गिफ्ट जरूर भेज देना। इसके बाद गौतम उस बिल्डिंग के नीचे आ गया जहां मैं छिपा हुआ था। भाइयों तैयार हो? आगे का सीन थोड़ा खून खराबे वाला है, पहले ही दिमाग मजबूत कर लो। लेकिन उसकी आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाघ चुपचाप उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। और इस साले, गौतम भाग, बाघ तेरे बिल्कुल पीछे है। गौतम ने घबराकर पलट कर देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल बाघ उस पर टूट पड़ा। एक तेज चीख गूंजी और गौतम हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। थोड़ी ही देर में बाहर से सायरन की आवाज आने लगी। मैंने खिड़की से नीचे झांका। 4 पुलिस वाले नीचे खड़े थे। वो बहुत संभल कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने कान दरवाजे से लगा दिए। हर कुछ सेकंड में गोली चलने की आवाज आ रही थी। करीब 3 मिनट बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई। पूरी कॉलोनी में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? बाघ जीता या पुलिस? जरूर पुलिस ही जीती होगी। आखिर बाघ कितना भी ताकतवर हो, 4 बंदूकों से नहीं जीत सकता। तभी ग्रुप में फ्लैट 102 के मालिक ने मैसेज किया, बाघ को मार दिया गया है, सब लोग बाहर आकर नाम दर्ज करवा लें। फिर फ्लैट 103 से मैसेज आया, अपने दरवाजे पर ही खड़े रहो, पुलिस पूछताछ करेगी। फ्लैट 104 ने भी वही बात दोहराई, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। बाघ पहली मंजिल की सीढ़ियों पर ही मारा गया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरे पापा डर गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये लोग हमें बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में बयान लिखवाना है तो पुलिस खुद क्यों नहीं बताती? ये सोचकर मैंने अभी बाहर न जाने का फैसला किया। तभी फ्लैट 102 ने फिर जोर डाला, हमारी पहली मंजिल का काम हो चुका है,
बाकी मंजिलों के लोग भी अपने अपने दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने ग्रुप में पूछा, सब लोग नीचे क्यों नहीं मिलते, वहां तो जल्दी हो जाएगा। जवाब आया, पुलिस का यही आदेश है, कारण हमें भी नहीं पता। मैंने पूछा, कुल कितने पुलिस वाले हैं? जवाब मिला, कुल 5 पुलिस हैं। ये सुनते ही मेरे पापा और ज्यादा बेचैन हो गए। मैंने तुरंत ग्रुप में मैसेज किया, कोई बाहर मत निकलो, बाघ मरा ही नहीं है। पहली मंजिल वाले झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद सिर्फ 4 पुलिस देखी हैं। तुरंत जवाब आया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, पहली मंजिल से हमें सब कुछ साफ दिखा है, वाकई में 5 पुलिस हैं। धीरे धीरे सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए। शाओपी फ्लैट 102 ओनर्स कमेटी से है, उनके झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, यहां फूट डालने की कोशिश मत करो। मैंने लिखा, अगर बाघ सच में मरा है तो उसकी फोटो खींचकर दिखाओ, वरना मुझे कैसे यकीन हो। जवाब आया, फोटो नहीं ले सकते, पुलिस ने जगह सील कर रखी है, हमें पास जाने की इजाजत नहीं है, और अगर बच्चे ने देख लिया तो उसे मानसिक सदमा लग सकता है। ये बात निकलते ही ग्रुप में हंगामा मच गया। बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा है, ये ओनर्स कमेटी वाले नहीं हो सकते, ज़ियाओपी जैसा आदमी ऐसी बातें फैला सकता है, बस ग्रुप में बकवास करने आता है इसे। अब मुझे उनसे बहस करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था बाघ अब भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उसमें बेहद तेज सेल्फ हीलिंग पावर भी है, तभी तो वो 1000 साल तक जिंदा रह सका। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस साहब, आपके लोग शायद शहीद हो चुके हैं, कृपया तुरंत कंफर्म कीजिए। उधर से जवाब आया, आपका अंदाजा सही है, आखिरी पल में उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था, हमने स्पेशल फोर्स भेज दी है, वे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। मैंने पापा की एक गहरी सांस सुनी। तभी दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की आंख से झांका, बाहर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा वांग भैया वहां खड़े बुरी तरह कांप रहे थे, और फिर उनका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा, वो एक बाघ बन गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बस इतना पता था, लाश के काटने से इंसान लाश बनता है, लेकिन बाघ के काटने से इंसान बाघ कैसे बन सकता है? इसका मतलब साफ था, सूफू कंपनी में कुछ बहुत गड़बड़ है। अगले ही पल पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। जो लोग धोखे में आकर दरवाजे से बाहर निकले थे, उन पर हमला हो चुका था। ये हरामी लोग, इन्हें पता था बाघ मरा नहीं है, इन्होंने जानबूझकर हमें चारा बनाया ताकि ये लोग भाग सकें। इस दौरान दर्जन भर लोग जान बचाकर भागे, लेकिन सोसाइटी का गेट पहले से ही बंद था। वहां कई बाघ खड़े थे, लोग उन्हें जोर से टक्कर मारने लगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वे बाघ इतने ताकतवर होंगे। आखिरकार मेरी जान बच गई, लेकिन तभी मुझे एक बात समझ में आई। मैं घबराकर अपने आसपास देखने लगा। बाघ राजा कहीं नहीं था, कमबख्त वो भाग चुका था। अगले दिन मैं एक उम्मीदवार बनकर जूफू फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंचा। तभी एक आदमी बोला, नमस्ते, मेरा नाम जूफू है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं? जैसे ही मैंने जूफू नाम सुना, सब कुछ मेरे दिमाग में साफ हो गया। ईसा पूर्व 219 साल में चिन शुरमांग ने तुम्हें पूर्व दिशा में अमृतत्व की दवा खोजने भेजा था, उसके बाद तुम हमेशा के लिए गायब हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में अमृतत्व की दवा ढूंढ लोगे। वो हंसते हुए बोला, तुम काफी समझदार हो, डायरेक्टर ने मुझे कल की सारी बात बता दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारने के लिए बाघ भेजा था, लेकिन तुम बच निकले। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुम बाघों को अमृतत्व की दवा क्यों दे रहे हो? जूफू बोला, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है। इंसान वफादार नहीं होते, अगर मैं इंसानों को अमर बना दूं तो वे जरूर गद्दार बन जाएंगे, इसलिए मैंने बाघों को चुना। मैंने उन्हें अमर बनाया और उनके ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट भी किया। अब जो भी इंसान उनके काटने से मरता है वो खुद बाघ बन जाता है। इस तरह मैं एक टाइगर आर्मी बनाऊंगा और पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। जूफू बोलते बोलते पीछे हट गया। तभी चारों तरफ से बाघ मुझे घेरने लगे, और तभी मुझे एहसास हुआ, अब मेरी मौत तय है। अमर बनने की चाह में इंसान राक्षस बन गया और बाघ भगवान।